साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और ये आज हमारा 7वां टेस्ट है, जिसमें हमारा फुल टेस्ट नंबर 2 है। ठीक है, जो 6वां था वो फुल टेस्ट नंबर 1 था, आज ये फुल टेस्ट नंबर 2 है। ठीक है, और उसके पहले जो भी टेस्ट हुए हैं वो सब्जेक्ट वाइज हुए हैं, लेकिन अब फुल टेस्ट चल रहे हैं। तो फुल टेस्ट देखिए, 8वां जो टेस्ट रहेगा वो आपका सी सेट रहेगा, लेकिन 8वें टेस्ट को नहीं करवाऊंगा क्योंकि सी सेट को पढ़ाना टाइप में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए सी सेट खुद से करिएगा। बाकी जीएस के जितने भी टेस्ट हो रहे हैं मैं सब करवा दूंगा, करंट अफेयर्स के भी जो भी टेस्ट होंगे वो भी करवा दूंगा। ठीक है, तो ये आज हमारा 7वां टेस्ट रहेगा। ठीक है, इसी तरह एक एक करके सारे टेस्ट देख रहे हैं हम लोग। इसके अलावा हमारी जीएस वर्ड की अलग से टेस्ट हो गए हैं, ये मंत्रा का टेस्ट है, देख ही रहे हैं जैसा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा जो है प्रश्न रहेगा जिसमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस क्षेत्र के विकास हेतु मार्ग यानी MAARG पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो मार्ग पोर्टल लॉन्च किया गया है स्टार्टअप के लिए। मार्ग का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रिजेलियंस एंड ग्रोथ। ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म होता है। यह पोर्टल विभिन्न क्षेत्रों, कार्यों और पृष्ठभूमि के स्टार्टअप के लिए मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला है, कृषि और खाद्य प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA किस मंत्रालय के अधीन करता है? तो APEDA करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, यह जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है जो कृषि उत्पादों को के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता में सुधार का कार्य करता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनियों के खाते में अवशेष CSR राशि को कितने वर्षों के भीतर अनिवार्यता खर्च करने संबंधी नियम लागू किए हैं? तो ये 3 वर्ष के अंदर जो है खर्च करने पड़ेंगे। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी CSR संशोधन अधिनियम 2022 जारी किया है, जिसके द्वारा कंपनियों के खाते में अवशेष यानी CSR राशि को 3 वर्ष के भीतर अनिवार्यता खर्च करने संबंधी नियम लागू किए गए। साथ ही इनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए CSR समिति के गठन का भी प्रावधान करने संबंधी उपबंध किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, NS विश्वनाथन पैनल किस प्रकार के बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए गठित किया गया था? तो ये शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए गठित किया गया था NS विश्वनाथन पैनल। ठीक है, UCBs जो बैंक होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए इसका गठन किया गया था। हाल ही में RBI ने इस पैनल की सिफारिशों के आधार पर UCB के विनियामकीय ढांचे को संशोधित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किस संस्थान के स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है बैंक बोर्ड ब्यूरो को। ठीक है, हाल ही में नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी FSIB की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह संस्थान वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा, जिसके कार्य निम्नलिखित होंगे। कौन कौन से? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एवं वित्तीय संस्थानों के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करना। दूसरा होगा कार्मिक प्रबंधन से जुड़े मामलों पर सलाह देना। और तीसरा होगा कारपोरेट प्रशासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIT के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा जारी किया जाता है। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक यानी CII आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो सबका मैंने बता दिया है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट
2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राप्ति का स्रोत कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राप्ति का स्रोत है हमारा उधार और अन्य देयताएं। ठीक है, उधार और अन्य देयताएं 34% है, जीएसटी 17%, आयकर 15% और निगम कर है आपका 15%। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दुष्प्रभाव हरित क्रांति का परिणाम नहीं है? दुष्प्रभाव पूछा है, हरित क्रांति के परिणाम नहीं है, तो इसमें से छोटे और बड़े कृषकों के मध्य आय असमानता में कमी जो है उसका दुष्परिणाम नहीं है। ठीक है, तो हरित क्रांति के दौरान उर्वरकों, उच्च उत्पादक वाले बीजों, सिंचाई सुविधा के साथ कृषि के मशीनीकरण का लाभ बड़े कृषकों को अधिक हुआ, जबकि छोटे कृषक इन आगतों का प्रयोग करने में असफल रहे, जिसके कारण छोटे और बड़े कृषकों के मध्य आय असमानता में वृद्धि हुई। ठीक है, हरित क्रांति के दुष्प्रभावों में मृदा की उत्पादकता में ह्रास हुआ, पर्यावरण क्षति हुई, भौम जल स्तर निम्नीकरण प्रमुख रूप से हुए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक भारत निर्माण कार्यक्रम में शामिल नहीं है? भारत निर्माण कार्यक्रम के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें स्वास्थ्य जो है भारत निर्माण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। देखिए, भारत निर्माण कार्यक्रम में 6 घटक शामिल हैं। कौन कौन से? सिंचाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, सड़क, आवासन और टेलीफोन कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्था को विश्व बैंक की रियायती खिड़की यानी सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है? तो सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है बहुपक्षीय विदेश गारंटी एजेंसी मीगा को, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा को कहा जाता है। ठीक है, सॉफ्ट लोन विंडो याद रखिएगा। विश्व बैंक समूह में शामिल इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA एक बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो अत्यंत निम्न ब्याज दरों पर लंबी अवधि हेतु गरीब देशों को विभिन्न विकास योजनाओं के लिए धन मुहैया कराता है, इसलिए इसे विश्व बैंक समूह की रियायती खिड़की कहा जाता है। वर्ष 1994 के संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की विकास बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी, जिसका तात्कालिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध तथा विश्वव्यापी आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। विश्व बैंक को कई संस्थाओं यानी 5 का समूह होने के कारण विश्व बैंक समूह कहा जाता है। कौन कौन सी वो 5 संस्थाएं हैं? तो वो है, पहला है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA, चौथा है निवेश विवादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID और पांचवा है बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बेसल मानदंडों के बारे में क्या सही नहीं है? बेसल नॉर्म्स आप पढ़े ही होंगे। तो पहला है, यह बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विनियमों के लिए जारी मापदंड है, ये सही है। अब तक बेसल मानदंडों को 4 समुच्चय जारी किए गए हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अब तक बेसल मानदंडों के कुल 3 समुच्चय जारी किए गए हैं। कितने? 3, वर्ष 1988, वर्ष 2004 और वर्ष 2010। ठीक है, बेसल मानदंड का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बैंकिंग विनियमों में सामंजस्य स्थापित करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। अगला है, भारत में बैंगनी क्रांति पर्पल रिवॉल्यूशन किसके उत्पादन से संबंधित है? तो पर्पल रिवॉल्यूशन होता है लेवेंडर की खेती। ठीक है, भारत में बैंगनी क्रांति हिमालय में लेवेंडर के उत्पादन से संबंधित है, जिसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के अरोमा मिशन के अधीन प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सकल पर्यावरण उत्पाद ग्रास एनवायरनमेंट प्रोडक्ट GP के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। पहला है, GP किसी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र, वन, जल निकाय आदि द्वारा उस क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल वार्षिक मूल्य होता है, ये सही है। हाल ही में उत्तराखंड द्वारा सकल पर्यावरण उत्पाद ग्रास एनवायरनमेंट प्रोडक्ट GEP की गणना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, ये भी सही है। दोनों सही हैं। तो देखिए, पूछा है सही नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं।
ठीक है, मतलब दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। पहला है, इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, सही है। यह एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो भारत को एकीकृत सामान्य बाजार यूनिफाइड कॉमन मार्केट के रूप में स्थापित करता है, ये भी सही है। यह एक उद्यम आधारित कर है यानी ओरिजिन बेस्ड टैक्स जो एकल कर यानी सिंगल टैक्स के रूप में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पे आरोपित किया जाता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर जो होता है वह एक गंतव्य आधारित कर है यानी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ना कि ओरिजिन बेस्ड टैक्स, जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने वाले राज्यों के बजाय बिक्री वाले राज्यों से वसूला जाता है। ठीक, और अगला है, इसके सफल संचालन है तो जीएसटी परिषद की व्यवस्था की गई है, ये सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वेंचर कैपिटल के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कौन सा कथन सत्य है पूछा है। वेंचर कैपिटल उच्च विकास दर और प्रतिफल रिटर्न की संभावना वाले स्टार्टअप और छोटे व्यापारियों को प्रदान किए जाने वाला इक्विटी निवेश है, सही है। वेंचर कैपिटल वित्तीय रूप से अतिरिक्त तकनीकी प्रबंधकीय कुशलता टेक्निकल मैनेजरल एक्सपर्टीज के रूप में भी हो सकती है, ये भी सही है। दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, वेंचर कैपिटल के संबंध में दोनों कथन मतलब सही हैं। चैम्बर कैपिटल निवेशकर्ता सामान्यतः बड़े निवेशक बैंक और विशेषीकृत वेंचर कैपिटल कोष आदि होते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था के श्रम बल यानी लेबर फोर्स में कौन शामिल होता है। तो श्रम बल के बारे में पूछा गया है। तो श्रम बल में शामिल होते हैं रोजगार प्राप्त आबादी और रोजगार चाहने वाले और सक्रिय रूप से रोजगार का तलाश रहे बेरोजगार। रोजगार न चाहने वाले बेरोजगार को शामिल नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, इसने दासों के लिए अलग से विभाग की स्थापना की थी, सही है। इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, यह भी सही है। इसकी विद्वता के कारण इसे युग का अरस्तु कहा गया, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी विद्वता के कारण उसे युग का अरस्तु कहा गया है, न कि फिरोज शाह तुगलक को। तो वह हो जाएगा जो है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, जो तीसरा हमारा कथन है वो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से सल्तनत के किस शासक ने अल्लाह का प्रतिनिधि का खिताब धारण किया था। तो ये खिताब धारण किया गया था मुबारक शाह खिलजी द्वारा। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी द्वारा दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने खलीफुल्लाह यानी अल्लाह का प्रतिनिधि की उपाधि धारण की, और इसने अपने सिक्कों पर अंकित कराया। इसने स्वयं ही खलीफा की उपाधि ग्रहण कर दिल्ली सल्तनत की संप्रभुता प्रकट की। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गियासुद्दीन तुगलक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। पहला कथन हमारा कहता है कि इसने निर्णयों में एक रूपता के लिए विधि संहिता का निर्माण किया, सही है। इसने सल्तनत काल में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराया, यह भी सही है। तीसरा है, दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य गियासुद्दीन तुगलक का था, तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला जो नहीं सल्तनत काल में निर्णयों में एकरूपता के लिए गियासुद्दीन तुगलक ने विधि संहिता का निर्माण किया। इसने सर्वप्रथम नहर का निर्माण कराया, किंतु सल्तनत का सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य गियासुद्दीन तुगलक का नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक का था, जैसे पीछे मैंने बताया। ठीक है, जिसके साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भूमि यमदान देने के प्रथा को पुनर्जीवित किया। तो ये जीवित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल में व्यवस्थित रूप से इक्ता प्रणाली शुरू करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, जबकि फिरोज शाह तुगलक का शासन आते आते इक्ता पर केंद्रीय नियंत्रण कमजोर होने लगा और फिरोज शाह ने ही भूमि यमदान की प्रथा को पुनर्जीवित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। पहला कथन हमारा कहता है, अलाउद्दीन खिलजी ने घारी और चराई नामक कर लगाए, सही है।
औरंगजेब ने अपने शासनकाल में गृह कर समाप्त कर दिया, ये भी सही, दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को इस्लाम धर्म न स्वीकार करने पर दीवारों में चुनवा दिया था? तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वजीर खान। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्रों यानी जोरावर सिंह और फतेह सिंह द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर मुगल सूबेदार वजीर खान ने इन्हें जीवित ही दीवार में चुनवा दिया था, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला है, निम्न कथन में कौन सा सत्य नहीं है, पूछा है। तो पहला है, अकबर के समय मुगल प्रधानमंत्री को वकील कहा जाता था, सही है। बैरम खान ने वजीर के पद पर रहते हुए स्वयं शाही निर्णय लेना शुरू किया, ये भी सही है। तीसरा है, मीर बख्शी राजस्व का प्रमुख होता था, सी गलत है, क्योंकि मीर बख्शी जो होता था वो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, ना कि राजस्व का। किसका होता था? सैन्य का होता था, राजस्व का नहीं। ठीक है, राजस्व गलत हो जाएगा, सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। और मीर आतिश तोपखाने का प्रमुख होता था, तो ये सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। पहला कथन हमारा कहता है कि शिवाजी ने जिंजी को अपनी दक्षिण भारत की राजधानी बनाया, सही है। इन्होंने काशी के विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया, यह भी सही है। मराठा प्रशासन में अमात्य प्रधानमंत्री होता था, अमात्य प्रधानमंत्री नहीं होता था, बल्कि अमात्य जो है मजूमदार वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। ठीक है, जो आय व्यय के सभी लेखों की जांच करता था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा ही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ पर हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की? तो ये स्थापना की गई थी डिंडीगुल में। कहाँ पे? डिंडीगुल में। हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना 1755 में की थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। ठीक, पहला है, द्वैध शासन का जनक लियोनिस कार्टिस को माना जाता है, सही है। वारेन हेस्टिंग के समय सेव विद्रोह हुआ था, गलत है। क्यों? क्योंकि जो है रॉबर्ट क्लाइव के समय मुंगेर और इलाहाबाद के अंग्रेज सैनिकों ने सैन्य भत्ता कम किए जाने के कारण विद्रोह किया था, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, और कॉर्नवालिस की समाधि गाजीपुर में है, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं में से कौन सा विलियम बेंटिंक से संबंधित है? सही विकल्प चुनना है। विलियम बेंटिंक से संबंधित जो थे वो थे सती प्रथा कांड और दास्ता उन्मूलन का नियम। सिंध का विलय नहीं हुआ था, जो है सिंध का विलय 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में हुआ था। यह लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल से संबंधित है। ठीक है, जबकि बाकी दोनों घटनाएं विलियम बेंटिक से संबंधित है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानक्रीफ आयोग का संबंध किससे है? तो मानक्रीफ आयोग का संबंध है सिंचाई से। किससे? सिंचाई से। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित नहीं है? रैयतवाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है, इसे किसान को भूस्वामी माना गया, सही है। लगान अदायगी के लिए सूर्यास्त कानून लगाया गया, गलत है। क्यों? क्योंकि लगान अदायगी का सूर्यास्त कानून स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। इसके अंतर्गत जमींदारों को आदेश दिया गया कि निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक लगान की रकम जमा कर देनी है, अन्यथा उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में किसान को भूस्वामी बनाया गया और यह व्यवस्था भारत के सर्वाधिक भूभाग यानी लगभग 51% पर लागू की गई। ठीक है, और सी है, इसकी शुरुआत तमिलनाडु के बारमाहल से हुई और यह भारत के सर्वाधिक भूभाग के लिए, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही नहीं है। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है, इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ये सही है। 1857 के विद्रोह में इन्होंने ग्वालियर में झांसी रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया, ये सही है। ग्वालियर के पतन के बाद ये कानपुर चले गए, गलत है। क्यों? क्योंकि जो है ग्वालियर के जो पतन हुआ था उसके बाद जो है
ये नेपाल चले गए, जहाँ पर एक जमींदार मानसिंह के विश्वासघात के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिए गए और फांसी दे दी गई। तो ऑप्शन हमारा सी सही नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया था महादेव गोविंद रानडे को। ठीक है, महादेव गोविंद रानडे को उनकी उत्कृष्ट मेधा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया। इन्होंने सार्वजनिक समाज की स्थापना की और प्रार्थना समाज की स्थापना में भी इनका योगदान रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो कालक्रम वाले प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अलीपुर बम षड्यंत्र हुआ था आपका 1908 में। कब? 1908 में। एक एक करके देख लीजिए। चटगांव शस्त्रागार छापा आपका हुआ था 18 अप्रैल 1930 में। 18 अप्रैल 1930। ठीक है, उसके बाद ककोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था आपका 1925 में। और दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था आपका 1912 में। ठीक है, तो इस प्रकार देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अच्छा, एक और बचा है डलहौजी स्क्वायर बम कांड। तो डलहौजी स्क्वायर बम कांड आपका होता है 25 अगस्त 1930 को। 25 अगस्त 1930। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड प्रत्यक्ष रूप से संबंधित था। तो कम्युनल अवार्ड संबंधित था भारत में पृथक निर्वाचनों का अनुमोदन करने से। ठीक है, अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई। सांप्रदायिक पुरस्कार ने दबे कुचले वर्गों को अल्पसंख्यक घोषित किया और उन्हें अलग मतदाताओं का हक प्रदान किया गया था। गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार को भारतीय एकता और राष्ट्रवाद पर हमला बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला है, किस घटना के कारण गांधी जी को माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? तो ये घटना हुई थी आपकी नोआखाली दंगों को शांत कराने के कारण। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। पूर्वी बंगाल को नोआखाली जिला जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन प्लान की भेंट चढ़ गया और बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम संघर्ष प्रारंभ हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता के गांधी जी के प्रयासों को यह एक बहुत बड़ा धक्का लगा और बापू ने तुरंत नोआखाली जाने का निर्णय लिया। वहां जाकर आमरण अनशन किया। ठीक है, और उसके पश्चात पक्षों ने गांधी जी का सम्मान करते हुए दंगे रोक दिए। गांधी जी के इस कार्य को देखकर माउंटबेटन ने कहा था कि जो कार्य 50,000 हथियारबंद सैनिक नहीं कर सके वो गांधी जी ने अकेले कर दिखाया। वास्तव में गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नदी और उसके उद्गम स्थल संबंध में कौन सा सही नहीं है? कौन सी नदियाँ कहाँ से नहीं निकलती हैं? पहला है, बंदरपूछ हिमनद से यमुना नदी निकलती है, सही है। बारासिगरी हिमनद से चेनाब नदी निकलती है, ये भी सही है। मिलाब हिमनद से मंदाकिनी नहीं निकलती है, गलत है। मंदाकिनी आपकी निकलती है उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ के चोराबाड़ी हिमनद से। कहाँ से? चोराबाड़ी हिमनद से। ठीक, और सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी निकलती है, ये सही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? तो वो होती है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी भीगने पर ठोस और चिपचिपी तथा सूखने पर दरार युक्त हो जाती है, जिससे जुताई की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए काली मिट्टी को स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी नदियाँ नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो नर्मदा की सहायक नदियाँ इसमें से हैं हमारी सभी, शेर नदी, दोधी नदी, शक्कर नदी, तवा नदी, बरना नदी। सारी नदियाँ जो है वो किसकी सहायक हैं? नर्मदा नदी की सहायक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून झील नहीं है? पूछा है, लैगून झील नहीं है पूछा है। तो इसमें से पेरियार झील जो है वो लैगून झील का उदाहरण नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है वेम्बनाड झील केरल राज्य की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित है। यह झील भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है तथा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और पेरियार झील जो है केरल में स्थित है। यह
कृत्रिम झील है, लैगून झील नहीं है। अष्टमुदी झील जो है केरल राज्य में स्थित लैगून झील है। केरल के लैगून को कयाल नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। पहला कथन हमारा कहता है भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, सही है। फिर दूसरा है भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, गलत है। कितनी जनसंख्या निवास करती है भारत में? विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। फिर उसके बाद तीसरा है भारत की मुख्य भूमि का अंशांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो तीसरा हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका विस्तार जो है 6 डिग्री 45 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तर तक है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 अंश पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 अंश पूर्व तक है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। सुमेलित नहीं है पूछा है। पहला है मलासखंड कोयला नहीं है, ठीक है। मलासखंड बालाघाट मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा? तांबा, ना कि कोयला, ठीक है। तो पहला ही हमारा गलत है। बाकी जो है सुमेलित है। बैलाडीला लौह अयस्क, कुंद्रेमुख लौह अयस्क और नेवेली जो है लिग्नाइट के लिए जाना जाता है, ठीक। पहला आ सकते हैं, ठीक। अगला है भारत में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है? तो जो पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी, ठीक है। ये नदियां उत्तर से दक्षिण का ओर इनका क्रम है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सूची को मिलाना है। तांबा जो है खेतड़ी में, ठीक है। तांबा कहाँ? खेतड़ी में। लौह अयस्क का भी मैंने बताया पीछे, कुंद्रेमुख, ठीक है। मैग्नीज जो है बालाघाट और अभ्रक जो है कोडरमा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह देखते चलते हैं सारे प्रश्नों को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक सुमेलित नहीं है। पहला है चिरबेतियाला मणिपुर में नहीं है, बल्कि चिरबेतियाला आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। ये जो है उत्तराखंड में इसको जो है चिरबेतियाला को माना दर्रा भी कहते हैं और डूंगरी ला भी कहते हैं, ठीक है। याप दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये सही है। तो पहला इसमें सही नहीं है। याप दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। चांगला दर्रा लद्दाख में। यांगजी दीवान दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में। बाकी तीनों सही, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। सुमेलित नहीं है पूछा है। पहला है लैमटोल पर्वत श्रेणी नागालैंड में नहीं है, बल्कि लैमटोल पर्वत श्रेणी आपकी मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। ये याद रखिएगा, लैमटोल पर्वत श्रेणी मणिपुर में है। कार्डमम पहाड़ी आपकी केरल में है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है और ग्वालीगढ़ पहाड़ी आपकी महाराष्ट्र में है, ठीक है। पहला हमारा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलेसिस बेसिन की संज्ञा दी जाती है? तो मोलेसिस बेसिन की संज्ञा दी जाती है मिजोरम को, ठीक है। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। यह मुलायम और असंगठित चट्टानों से मिलकर बना है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर निर्मित नहीं है? तो चंबल नदी पे जो बांध निर्मित नहीं है वो है इंदिरा सागर बांध, ठीक है। इंदिरा सागर बांध जो है चंबल नदी पे नहीं है, बल्कि चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर एवं राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्लोरीन का काम है जीवाणुओं को नष्ट करने में, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड का काम है नींद की वाली दवा के रूप में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का काम जो है अपस्फोटम रोधी यानी एंटी नॉकिंग यौगिक निर्माण में नहीं है।
बल्कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है। इसे बुझा-चूना कहते हैं। अपस्फोटन रोधी यौगिक के रूप में सोडियम के प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी गलत है। मैग्नीशियम आतिशबाजी में किया जाता है, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। ठीक है, सूची को मिलाना है। हमारा अगला प्रश्न है, पेट की अम्लीयता को दूर करने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा के निर्माण में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन निर्माण, दवा निर्माण में किया जाता है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग गैसों के अवशोषण में किया जाता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्बों में निम्न से कौन सी गैस भरी जाती है? ये तो बहुत आसान है, नाइट्रोजन के साथ आर्गन गैस भरी जाती है विद्युत बल्बों में। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है मीथेन। कौन सा? मीथेन। ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। पहला है, नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस होती है, सही है। अमोनियम क्लोराइड शुष्क बैटरियों में प्रयुक्त होता है, यह भी सही है। पोटेशियम परमैंगनेट कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग होता है, यह भी सही है। और अगला है, सिलिकॉन कार्बाइड पेट्रोलियम शुद्धिकरण में प्रयोग नहीं होता है, बल्कि पेट्रोलियम कार्बाइड का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। इसे कार्बोरेंडम या कृत्रिम हीरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस धातु की मात्रा मानव शरीर में बढ़ने पर विल्सन नामक रोग हो जाता है? तो जो है, शरीर में अगर तांबे की मात्रा बढ़ जाए तो विल्सन नामक रोग हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है कि इसमें विषयों का विभाजन दो सूचियों में कर दिया गया। गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें विषयों का जो विभाजन है जो है 3 सूचियों में कर दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। ठीक है, अवशिष्ट विषय वायसराय को दिए गए। ठीक, दूसरा है, अवशिष्ट विषय शक्तियाँ वायसराय को दे दी गई, सही है। इसने केंद्र में द्वैत शासन आरंभ किया, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, ये सही है। कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार कर लिया, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो है कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभा की मांग को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है? सत्य नहीं है पूछा है। पहला कथन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सही है। किसी धर्म विशेष को राज्य का धर्म नहीं माना गया है, ये भी सही है। तीसरा है, संविधान की मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का स्पष्ट उल्लेख है, गलत है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधी तत्व शुरू से ही उपस्थित हैं, लेकिन इसकी मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने तथा उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का अधिकार है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी गलत है। और फिर डी है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है, ये सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सा युग्म सुमेलित है? पहला है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में दिया गया है, काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं को उद्बंध। ठीक है, तो पहला हमारा गलत है। दूसरा है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, सही है। अनुच्छेद 45 मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, तो 42 में मैंने क्या बताया? अनुच्छेद 42 में है काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाओं का उपबंध। ठीक है, और अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन है 40 में। ठीक,
तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, अंतःकरण तथा धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता। ठीक, नहीं, अनुच्छेद 26 आपका कहता है धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण तथा धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता। 27 क्या कहता है, अनुच्छेद 27 कहता है किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित करने की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों तथा उपासना के लिए उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी भारतीय नागरिकों को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो उसका एक होता है संविधान के प्रति अनादर दिखाने पे जो है नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की विशेषता है। तो मौलिक अधिकारों की इसमें विशेषता है ये न्यायोचित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, न्यायोचित होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है, संविधान में वर्णित राज्य की परिभाषा में शामिल है। तो राज्य की परिभाषा में होते हैं संसद, ग्राम पंचायत, राज्य विधानमंडल, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, स्वर्ण सिंह समिति के संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया गया था। तो ये थे 8। कितने, 8। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शुरू से शामिल नहीं थे, बल्कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया। संविधान ने कुल 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था, किंतु 10 कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में इसमें कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोई संविधान संशोधन विधेयक निम्न में से कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा या राज्यसभा में। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक है, किसी संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के विधेयक को कोई मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी है। अगला है, संविधान के निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए, कौन सा संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं। ठीक है, तो मूल संरचना के तत्व हैं संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र और विधि का शासन, तीनों हैं। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए, कौन से भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में शामिल है। ठीक, तो इसमें भारत का प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सामूहिक उत्तरदायित्व और मंत्रियों की दोहरी सदस्यता, ये तीनों शामिल हैं। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघात्मक सरकार से संबंधित नहीं है। तो संघात्मक सरकार से संबंधित नहीं है इसमें लचीला संविधान। ठीक है, लचीला संविधान संघात्मक सरकार से संबंधित नहीं है। संघात्मक सरकार की जो कुछ विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं, केंद्र एवं राज्य के स्तर पर दोहरी सरकार, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और दुसदनीय विधायिका। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य विधायी संबंधों का वर्णन है। तो केंद्र राज्य विधायी संबंधों का वर्णन किसमें है। तो अनुच्छेद 245 से 255। कौन सा भाग अनुच्छेद का, तो भाग 11 में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में आपने पढ़ा है। तो अनुच्छेद 263 जो है के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है। तो दूसरा है, यह केंद्र राज्य के मध्य विवादों की जांच करती है, गलत है। क्यों, क्योंकि यह परिषद विभिन्न राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करती है और उस पर सलाह देती है, ना कि केंद्र राज्य। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा भी गलत है।
इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, सही है, और इसके राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं, ये भी सही है। ठीक, ऑप्शन बी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित देखना है। ठीक है, अनुच्छेद जो है 352 दिया गया है। अनुच्छेद 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है, सही है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से है, यह भी सही है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से है, यह भी सही है। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो इसमें से नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो ये जो है 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल रहा है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 67 में। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 67 में। अनुच्छेद 63 में क्या है, जान लीजिए एक एक करके। अनुच्छेद 63 में है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 65 में है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। और अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी है, जो कि अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने तथा सत्रावसान करने का परामर्श देता है, सही है। वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने संबंधी परामर्श दे सकता है, वह भी सही है। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी मतलब सारे सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सूची को मिलाना है। दिया गया है एक तरफ संधव स्थल, एक तरफ दिया गया है उत्खननकर्ता या खोजकर्ता। ठीक है, तो लोथल के खोजकर्ता थे SR राव। कौन थे? SR राव। चहुंदड़ों के थे माइके। धौलावीरा के थे RS बिस्ट। और राखी गढ़ी के थे सूरजभान। ठीक है, तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ब्राह्मण में कहा गया कि सूर्य न कभी उदित होता है और न कभी अस्त? ठीक है, तो कौन सा ब्राह्मण है? तो वो था ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण यानी गोपद ब्राह्मण में कहा गया है कि सूर्य न कभी उदित होता है ना ही कभी अस्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है, कौन सा कथन सही है पूछा है। ठीक है, पहला कथन है, महात्मा बुद्ध ने उरुवेला में तपस्स एवं मलिक नाम के 2 बंजारों को अपना उपासक बनाया, ये सही है। वेणुवन बुद्ध को प्राप्त होने वाला प्रथम विहार था, ये भी सही है। दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है सुमेलित पूछा है। प्रदेष्टा का संबंध था फौजदारी कोर्ट प्रमुख होता था। सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था। रूप दर्शक आपका होता था सिक्कों का परीक्षक, न कि अंतःपुर की देखभाल करने वाला। ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, और विविताध्यक्ष होता था चारागाह का प्रमुख, और सीताध्यक्ष होता था राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला है, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? हेजिड्रस का संबंध सतुलित से है। ठीक है, हाइफेसिस का संबंध व्यास से है। हाइडे स्पीच का संबंध झेलम से है, ना कि रावी से। किससे है? झेलम से है। ठीक है, सी हमारा गलत है। और उसके बाद जो है अकेसिनीस का है चिनाव से, और हाइड्रा ओट्स का है रावी से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मगध से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, पहला है, मगध की 2 राजधानियां थी, गिरिव्रज पहले व पाटिलपुत्र। ठीक है, सही है।
गिरिब्रज 9 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, गलत है। क्यों? क्योंकि जो गिरिब्रज था वो 5 पहाड़ियों से घिरा था। कितनी? 5। ठीक है। मगध पहला राज्य था जिसने युद्ध में हाथियों के बड़े पैमाने पर प्रयोग किया, तो तीसरा हमारा सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। ठीक है, सूची 1, सूची 2। ध्रुवसेन द्वितीय का संबंध किससे था? तो ध्रुवसेन द्वितीय का संबंध वल्लभी से था। किससे? वल्लभी। हर्षवर्धन का संबंध कन्नौज से, यशोवर्मन का संबंध कन्नौज से, अमोघ वर्ष का संबंध मान्यखेत से। ठीक है, तो सारे सही सुमेलित हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित है। ठीक है, तो देवबर्नाक अभिलेख किसका है? वो है जीवित गुप्त द्वितीय का। ठीक है। अपक्षण अभिलेख है आदित्य सेन का। ठीक है। एरण अभिलेख आपका है जो है भानुगुप्त का, ये सही है। और एहोल अभिलेख है आपका रवि कीर्ति का। किसका? रवि कीर्ति का एहोल अभिलेख, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर आधार पर कूट का सही विकल्प चयन करना है। ठीक है, पहला कथन हमारा दिया गया है कि जोगनी नृत्य का संबंध विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र से है, तो गलत है। क्यों? क्योंकि जोगनी नृत्य का संबंध अवध क्षेत्र से है, ना कि बुंदेलखंड। किससे? बुंदेलखंड जो है उसकी जगह अवध हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रमुख रूप से रामनवमी के अवसर पर मनाया जाता है। दूसरा है, इस नृत्य में साधु या अन्य पुरुष महिला का रूप धारण करके नृत्य करते हैं, तो दूसरा सही है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सुमेलित है पूछा है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है? पहला है, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आपका आगरा में है, ना कि कानपुर। कहाँ है? आगरा में। ठीक है, उसके बाद वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट गाज़ियाबाद में नहीं है, बल्कि नोएडा में है। कहाँ है? नोएडा में। ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, तो पहला गलत, दूसरा गलत। तीसरा है, जीवी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, वो जो है आपका कहाँ है? बनारस में नहीं है, बल्कि कहाँ है? प्रयागराज में। प्रयागराज। ठीक है, जीवी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान भी प्रयागराज में है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रश्न पूछा है, फेल्सपार पाया जाता है, तो फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? तो फेल्सपार आपका पाया जाता है झांसी में। कहाँ पे? झांसी में। फेल्सपार झांसी में पाया जाता है। बांदा में रॉक फास्फेट पाया जाता है। मिर्ज़ापुर में पायराइट्स पाया जाता है, और भदोही में कालीन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची को मिलान करना है। ठीक है, स्वामी हरिदास का संबंध जो है ध्रुपद से था। खुर्शीद अली खां का संबंध जो है ख्याल गायकी या लखनऊ के पितामह से था। ठीक है, और सादिक अली खां का संबंध जो है वीणा वादक से था, और मोदू खां का संबंध तबला से था। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निराला आर्ट गैलरी स्थित है, तो निराला आर्ट गैलरी कहाँ है? प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में। अगर आप प्रयागराज कभी आए या रहते हैं तो निराला आर्ट गैलरी जरूर विजिट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है, कौन सा है? पहला है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल जैन समुदाय की जनसंख्या 45 लाख थी। सही है। जैन समुदाय की 10 की वृद्धि दर सबसे कम रही, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद भारत में सर्वाधिक जैन जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा जैन की जनसंख्या है, तो सी ऑप्शन हमारा असत्य है। और साक्षरता की दृष्टि से जैन समुदाय शीर्ष पर है, ये तो सही है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है,
2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है आपका गोवा। पूछा है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, तो गोवा है। कितना? 37.83%। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला है? तो सबसे कम अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है बागपत में। याद कर लीजिएगा, बागपत में सबसे कम पाई जाती है, फिर सीतापुर, फिर हरदोई, फिर श्रावस्ती। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य कथन पूछा है। तो पहला है जो है, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। सही है। पुदुचेरी, दिल्ली, हरियाणा व पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। सही है। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 978 है। गलत है। क्यों? क्योंकि इसका अनुपात जो है, लिंगानुपात अनुसूचित जनजाति का, वो है 990, ना कि 978। ठीक है। और जो है अनुसूचित जाति का अगर पूछे तो अनुसूचित जाति का है 978, ना कि अनुसूचित जनजाति। और फिर डी है, अनुसूचित जनजाति वाले राज्यों में गोवा का लिंगानुपात सर्वाधिक रहा। तो ये सही है। तो ऑप्शन सी हमारा असत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में किस स्थान पे है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान आता है आपका 30वां। ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में 30वें नंबर पे है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में आयोजित आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इस श्रृंखला में कुल कितने टीमों ने प्रतिभाग किया? तो इस श्रृंखला में जो है कुल 16 टीमों ने प्रतिभाग किया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला है जो है कि फीफा विश्व कप 2022 विश्व कप का 22वां संस्करण था। सही है। फिर फीफा विश्व कप 2022 का गोल्डन बूट का पुरस्कार फ्रांस के एम्बापे को दिया गया। ये भी सही है। तीसरा है, गोल्डन बॉल का अवार्ड लूका मॉड्रिच को दिया गया। ये गलत है। तीसरा, ठीक है, तीसरा हमारा ऑप्शन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था 14वें दलाई लामा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शनिवार को तिब्बतियों के साथ धर्मगुरु दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें कांगड़ा जिले के मैक्लोडगंज स्थित चुगलाखंग बौद्ध मठ में गांधी मंडेला फाउंडेशन यानी GMF द्वारा आयोजित समारोह में सम्मान दिया गया। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है, अर्धसाट पुरस्कार 2022 में प्रोजेक्ट एंड रिस्टोर नेचर श्रेणी का पुरस्कार किस भारतीय संस्था को प्राप्त हुआ है? तो वो भारतीय संस्था थी स्टार्टअप खेती। ठीक है, सरल कृषि प्रबंधन समाधान मुहैया कराने वाले भारतीय स्टार्टअप खेती को इस साल का प्रतिष्ठित अर्धसाट पुरस्कार मिला है। भारतीय स्टार्टअप खेती ने छोटे किसानों के लिए ग्रीन हाउस इन ए बॉक्स डिजाइन किया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म की पहचान कीजिए। असत्य कथन देखना है। ठीक है, पूछा है कि मछली 2 कच्छी हृदय होते हैं। ये तो सही है, मछली में 2 कच्छी हृदय होते हैं। मगरमच्छ में 4 कच्छी होते हैं, ना कि 3 कच्छी। ये जो 3 लिखा है इसकी जगह हो जाएगा 4 कच्छी। मगरमच्छ में 4 कच्छी हो जाते हैं, तो बी हमारा असत्य है। स्तनधारी में 4 कच्छी हृदय होते हैं, सरीसृप में 3 कच्छी हृदय होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा असत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर धमनी से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो धमनी से संबंधित सत्य कथन पूछा है, तो इसमें से हो जाएगा, धमनी शुद्ध रक्त की परिवहन कार्य करती है। सही है।
फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, ये भी सही है। तीसरा है महाधमनी विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त का परिवहन करती, तीसरा हमारा गलत है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है वो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर निर्धारित नहीं है। तो इसमें से जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है ओडोमीटर। पथमापी या ओडोमीटर या ओडोग्राफ का एक उपकरण है जो किसी वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए प्रयुक्त होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत पर हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी तथा लैक्टोमीटर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी तरल पदार्थ में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सूची को मिलाना है। हमारा अगला प्रश्न सूची को मिलाना है। ठीक है, तो एक तरफ रोग दिए गए हैं, किससे मतलब जीवाणु विषाणु किससे संबंधित है। ठीक है, तो मलेरिया संबंधित होता है आपका प्रोटोजोआ से, हेपेटाइटिस संबंधित होता है वायरस से, हैजा संबंधित होता है आपका जीवाणु से, और एथलीट फुट होता है कवक से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से फ्यूज के लिए सत्य कथन की पहचान कीजिए। फ्यूज के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है सत्य कथन, इसमें पूछा है फ्यूज के लिए कौन सा सत्य हो सकता है। तो निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध फ्यूज का होता है। एक अच्छा फ्यूज सदैव टीन तथा सीसा का बना होता है। किसी भी फ्यूज का गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। ठीक है, गलनांक निम्न होना चाहिए और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा विकल्प पृष्ठ तनाव को प्रदर्शित करता है। तो पृष्ठ तनाव इसमें से होता है समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए तेल का छिड़काव करना। ठीक है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई I तथा बल फोर्स F है तो पृष्ठ तनाव T बराबर F/I होगा। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सूची को मिलाना है। ठीक है, सूची दी गई है उसको मिलाना है। तो स्टपी जो है कान में पाई जाती है, जानते हैं सबसे छोटी हड्डी होती है। टीबिया पाई जाती है आपकी पैर में, कार्पल पाई जाती है आपकी कलाई में, और मैंडिबल पाई जाती है निचला जबड़ा में। सारे सुमेलित हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, एमाइलेज जो है ट्रिप्सिन तथा पेप्सिन का पाचन करते हैं, गलत है। क्यों, क्योंकि एमाइलेज प्रोटीन का पाचन ना कर बल्कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, जबकि ट्रिप्सिन तथा पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा पहला गलत है। एमाइलेज जो है लार ग्रंथि द्वारा तथा अग्नाशय द्वारा, जबकि ट्रिप्सिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। दूसरा है पूर्ण पाचक रस का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है इंडोल 3 एटिक एसिड IAA निम्न में से कौन सा हार्मोन है। ये तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये होता है ऑक्सीन। ठीक है, प्राकृतिक ऑक्सीन होते हैं जैसे इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, इंडोल ब्यूटीरिक एसिड तथा कुछ कृत्रिम ऑक्सीजन जैसे नेप्थलीन एसिटिक एसिड तथा 2,4-DI ऑक्सीन मुख्यतः पौधों के शीर्ष भागों में बनते हैं, जिनका मुख्य कार्य कोशिका को बड़ा करना और उनका दीर्घीकरण करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है सत्य पूछा है। पहला कथन है कि हृदय पेशियों में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मौजूद होता है, सही है। त्वचा शिंग यानी हॉर्न
नाखून, खुर, पंख वाले बालों में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये सही है। इंसुलिन तथा थायरोक्सिन एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ये भी सही है। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से चर्मदाह रोग होता है? ठीक है, तो चर्मदाह रोग किसकी कमी से होता है? तो वो होता है विटामिन B3। विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम निकोटीनिक एसिड है, ठीक है, या नियासिन है। ठीक है, नियासिन कह लीजिए या निकोटीनिक एसिड कह लीजिए। B3 की कमी से चर्मदाह रोग अथवा पेलाग्रा रोग होता है, जिसे 4D के नाम से जाना जाता है। इस रोग में त्वचा सूख जाती है, चर्म रोग हो जाता है, डिमेंशिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है तथा डायरिया के भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोम यानी गिल तथा श्वसन यानी रेस्पायरेशन निम्न में से किस जीव में होता है? तो रेस्पायरेशन आपका होता है भेक शिशु में यानी टाइडपोल में। ठीक है, टाइडपोल जानते हैं, मेढक के छोटे छोटे बच्चे होते हैं। भेक शिशु में क्लोम द्वारा श्वसन होता है, क्योंकि जब तक मेढक का बच्चा छोटा रहता है तब तक वह जल में ही रहता है, अतः उसमें श्वसन के लिए क्लोम की आवश्यकता पड़ती है। जबकि वयस्क होने पर भेक शिशु मेढक कहलाता है और वह फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। पौधे स्टोमेटा द्वारा श्वसन करते हैं, जबकि काकरोच का श्वसन अंग ट्रकीय कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के फेफड़े का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? तो बाह्य आवरण को कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक है, मनुष्य के फेफड़े का बाहरी आवरण प्लूरा मेम्ब्रेन कहलाता है, जबकि ड्यूरा मैटर, पाया मैटर अथवा अरेक्नाइड मानव मस्तिष्क के बाह्य आवरण कहलाते हैं। इन तीनों झिल्लियों को सम्मिलित रूप से मेनिनाइजेस झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है। ठीक है, सही है। और मनुष्य की किडनी प्रतिदिन 180 लीटर रक्त छानती है, ये भी सही है। मकड़ी तथा बिच्छू ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं, ये भी सही। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूलांकुर रेडिकल से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। तो रेडिकल से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं मुसला जड़ें। कौन सी? मुसला जड़ें। मुसला जड़ यानी टाप रूट्स कुछ पौधों की एक मुख्य केंद्रीय जड़ होती है, जिसमें अन्य 3 जड़ें निकलती हैं। मूसला जड़ जो है लगभग सीधी और मोटी होती है, जिसकी चौड़ाई नीचे जाते जाते घटती जाती है। यह अक्सर सीधी नीचे की ओर बढ़ती है। इसमें भोजन संचित रहता है, जैसे गाजर, चुकंदर, सलजम, मूली इत्यादि मूसला जड़ के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है, पहली बार सतत विकास की अवधारणा की चर्चा की गई थी, तो ये ब्रेटलैंड रिपोर्ट में की गई थी। ठीक है, सतत विकास की अवधारणा चर्चा पहली बार 1987 में WCED की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रेटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, में किया गया था। इसके अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उत्सर्जन मानक संपूर्ण भारत में से कब से लागू हुए? तो उत्सर्जन मानक जो है वो संपूर्ण भारत में लागू किए गए थे 2000 से, सन 2000 से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवमंडल तंत्र में किस चक्र द्वारा ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं बहिर्गमन की प्रक्रियाओं का संचालन होता है? तो वो प्रक्रियाएं होती हैं जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, जीवमंडल तंत्र में जैव भू रासायनिक चक्र के माध्यम से जीवमंडलीय तंत्र में ऊर्जा का पदार्थों के निवेश एवं बहिर्गमन की प्रक्रिया का संचालन होता है। यह एक खुला तंत्र होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का सतत निवेश या आगमन तथा पदार्थों का सतत बहिर्गमन होता रहता है। जीवमंडल तंत्र 3 संगठनों से मिलकर बना होता है, जैविक संगठन, अजैविक संगठन और ऊर्जा संगठन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन हमारा कहता है, वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, तो सही है। दूसरा है, ट्रोपोस्फीयर ओजोन मंडल में पाया जाता है, गलत है। तीसरा है, ओजोन गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, ये सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है इकोक्लाइन क्या होता है। इकोक्लाइन क्या होता है? तो इकोक्लाइन होता है दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र, इकोक्लाइन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? इकोक्लाइन। इकोक्लाइन दो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र होता है, जबकि एक ही प्रजाति अथवा उपजाति का सूक्ष्म निवास क्षेत्र निकेत कहलाता है। पारिस्थितिकीय कार्यशीलता की आधारभूत इकाई पारिस्थितिकी तंत्र होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कीट बच्ची पौधे किस तत्व की कमी पूरा करने के लिए कीट पतंगों का भक्षण करते हैं? तो वो होती है कमी नाइट्रोजन। ठीक है, कीट बच्ची पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट पतंगों का भक्षण करते हैं। यह पौधे प्रायः उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। इनमें से हरी पत्तियाँ पाई जाती हैं। यह पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ कीट बच्ची पौधे जैसे यूटिकुलेरिया, ड्रोसेरा, नेफेंथिस, डायोनेमिया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सागरीय बायोम में सागर के तले में रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है बेंथस। क्या कहा जाता है? बेंथस कहा जाता है। ठीक है, सागरीय जल के विभिन्न गहराइयों में तैरने वाले प्राणियों को नाइटन समूह के अंतर्गत शामिल करते हैं। इस वर्ग के अधिकांश प्राणी रेड वाले होते हैं। ठीक है, तथा सागरीय बायोम के प्रकाशित मंडल में जल के ऊपरी प्लावी पदार्थों तथा प्राणियों के समूह को प्लैंकटन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड क्या है? तो मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड होता है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची का रजिस्टर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है शुक्र को भोर का तारा कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है या आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसकी सतह लाल है, तो दूसरा हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह की सतह लाल दिखाई देती है, ना कि शुक्र ग्रह की। यह सबसे चमकीला ग्रह है, यह सही है। इसके वायुमंडल में 90% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद्यमान है, यह भी सही। तो ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे सी सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? पहला है चंद्रग्रहण की स्थिति में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, सही है। चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, गलत है। चंद्रग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। ठीक है, चंद्रग्रहण कब होता है? हमेशा अमावस्या को होता है। चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है, ये सही है, दोनों सही है। मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, ठीक है, दोनों सही है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, चंद्रग्रहण पूर्णिमा को होता है। ठीक, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से एशिया का कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? एशिया का पूछा है। ठीक है, तो एशिया का जो देश है वो है श्रीलंका। श्रीलंका विषुवत रेखा पर नहीं है। ठीक है, एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती देश भूमध्य रेखा पे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है धरातल के अंदर मैग्मा निर्मित चट्टानों से सिल का निर्माण कैसे होता है? तो उसका निर्माण होता है मैग्मा का चट्टानों के बीच में क्षैतिज रूप से जमने से। ठीक है, ठीक है, धरातल में गुंबदनुमा अंतर्भेदी चट्टानें लैकोलिथ कहलाती है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन हमारा कहता है वायुमंडल में विद्यमान गैसों में सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन गैस की पाई जाती है, गलत है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। कितनी? 78%। फिर दूसरा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.94% है, सही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.003% है, सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? औद्योगिक क्षेत्र है एक तरफ देश है। कौन सा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ नहीं है? पहला है ओसाका जापान में है, सही है। लंकाशायर इंग्लैंड में है, सही है। रूर जर्मनी में है, ये भी सही है। विंसडर कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में, ना कि फ्रांस में। ठीक है, विंसडर कहाँ है? कनाडा में है। ये मोटर गाड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा डी सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है
निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है पूछा है। पहला है ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग पर्थ से सिडनी तक विस्तृत है, सही है। ठीक है, ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, या सिडनी से लेकर पर्थ तक विस्तृत है, या पश्चिम तट को पूर्व तट से मिलाता है। दूसरा है ये चीता इसका प्रमुख स्टेशन है, दूसरा हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है इसके महत्वपूर्ण स्टेशन पर्थ, कालगुरली पोर्ट, अगस्ता पोर्ट, प्रिंस, ब्रोकन हिल्स, पार्क्स और सिडनी है। चीता प्रमुख स्टेशन ट्रांस साइबेरियन का प्रमुख स्टेशन है। ठीक है, तो वो ट्रांस साइबेरियन का है, ना कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन का। ठीक है, तो दूसरा गलत है, ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट को पूर्वी तट से जोड़ता है, ये सही है। ठीक है, तो पूछा था कौन सा गलत है, तो दूसरा हमारा गलत है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुएज नहर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सुएज नहर पढ़े हैं, तो सुएज नहर के बारे में जो है इसका उत्तरी प्रवेश द्वार सुएज पत्तन है, ये गलत है, क्योंकि सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। इसका निर्माण 1869 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेप्सस की देखरेख में हुआ था। यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसकी लंबाई 165 किलोमीटर है। इसका उत्तरी प्रवेश द्वार पोर्ट सईद है तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार सुएज पत्तन है। इस नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। ठीक है, और यह मिस्र का अधिकार है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। अगला है किस प्रकार की कृषि में कृषि कार्यों के साथ पशुपालन किया जाता है, तो वो होती है आपकी मिश्रित कृषि। ठीक है, मिश्रित खेती जो होती है उसमें कृषि के साथ पशुपालन किया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चावल की खेती के लिए कौन सा कथन सत्य है। चावल की खेती के लिए पूछा गया है, तो इसमें तापमान 20 से 27 डिग्री होना चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए, चिकनी दोमट मिट्टी होनी चाहिए, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है एस्किमो जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहला है यह विषुवतीय प्रदेशों में पाई जाती है, यही असत्य है। ठीक है, एस्किमो जनजाति जो है टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ? टुंड्रा प्रदेश में, ना कि विषुवतीय। जो विषुवतीय लिखा है उसकी जगह टुंड्रा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है ये मंगोलाइड प्रजाति के हैं, सही है। इनके बर्फ के बने घर इग्लू कहलाते हैं, सही है। ये बिना पहियों की गाड़ी स्लेज का उपयोग करते हैं, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। प्रमुख पत्तन और नदी दिए गए हैं। ठीक है, पहला है रॉटरडम। रॉटरडम जो है यूरोप का प्रमुख पत्तन है। राइन नदी पे नहीं है, बल्कि इसकी राइन नदी की सहायक नदी है न्यूमास नदी, उस पे स्थित है। कहाँ है? न्यूमास पे है। ये राइन की सहायक ही है। ठीक है, लंदन टेम्स नदी के किनारे, लिवरपूल मर्सी के नदी के किनारे, और ग्लासगो जो है क्लाइड नदी के किनारे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सुमेलित नहीं है, ए ऑप्शन सही नहीं है। अगला है हाल ही में जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है। तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 41वां है। कौन सा? 41वां। आगे बढ़ते हैं। अगला है 10 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की थीम थी। तो मानवाधिकार दिवस की थीम क्या रही है? तो वो रही है गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। ठीक है, ये 10 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नवंबर 2022 में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इस वर्ष G20 की बैठक की थीम थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई। विकल्प में कौन सा जिला शामिल नहीं है? ठीक है, तो पुलिस कमिश्नरेट 3 जिलों में शामिल की गई। कौन कौन से जो है? तो वो थे प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। ठीक है, मेरठ में जो है ये जिला शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसके पहले नोएडा, लखनऊ, कानपुर और बनारस में पुलिस कमिश्नरेट लागू किया गया था। अब जो है
प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में लागू किए गए हैं। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए हमारे 7। ठीक है, कितने? 7। कौन कौन से? आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज, नोएडा, लखनऊ, कानपुर और बनारस। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, नवंबर 2022 में किस प्रदेश में वांगला महोत्सव का आयोजन किया गया? तो वांगला महोत्सव का आयोजन किया गया था मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। मेघालय में वांगला महोत्सव का आयोजन किया गया। यह एक फसल उत्सव है जो गारो जनजाति के मुख्य देवता साल जोंग के सम्मान में आयोजित किया गया। इस उत्सव को सौ ड्रम फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है, नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो उसका आयोजन किया गया था कंबोडिया में। कहाँ पे? कंबोडिया में। ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पर्यटक स्थल को शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो ये घोषणा की गई है मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। यह देश में किसी पर्यटक स्थल के लिए निर्धारित इस तरह का पहला कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, युद्ध अभ्यास 2022 निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो युद्ध अभ्यास आपका आयोजित किया गया था जो है भारत और अमेरिका के बीच। युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन भारत और अमेरिका सेनाओं के बीच उत्तराखंड में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का 18वां संस्करण था। यह भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होने वाले वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में भी ध्यान केंद्रित करता है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 20 नवंबर को जो है 2022 को मनाए गए विश्व बाल दिवस की थीम क्या रही है? तो विश्व बाल दिवस की थीम रही है जो है हर बच्चे के लिए समावेशन। क्या है? हर बच्चे के लिए समावेशन इसकी थीम रही है। इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस जगह से मिशन डेफ स्पेस का शुभारंभ किया गया? तो डेफ स्पेस का शुभारंभ किया गया था गांधीनगर से। ठीक है, कहाँ से? गांधीनगर से। इस मिशन का उद्देश्य उद्योग एवं स्टार्टअप के माध्यम से अंतरिक्ष स्टेशन में सशस्त्र बलों के लिए अभिनव समाधान विकसित करना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो राज्य है आपका हरियाणा। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा को पहला स्थान मिला है। ठीक, ऑप्शन हमारा ए सही है। और इसके अलावा इस सूचकांक में 3 संकेतक हैं। पहला है आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है? तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा। ठीक है, बाल विवाह मुक्त भारत नामक राष्ट्रव्यापी अभियान आरंभ किया गया है। इस अभियान का लक्ष्य बाल विवाह को वर्तमान 23.3% से कम करने की 10% तक लाना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही धर्मशाला घोषणा संबंधित है। तो धर्मशाला घोषणा संबंधित है भारत में पर्यटन को विकसित करने से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इस घोषणा का उद्देश्य 2047 तक भारत को पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थान दिलाना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया मिशन लाइफ के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मिशन लाइफ अगर आप पढ़े होंगे तो ये इसका शुभारंभ गुजरात से किया गया। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस भी उपस्थित थे। ये भी सही है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो उसका आयोजन किया गया था बर्लिन में। कहाँ पे? बर्लिन में। 16 से 18 अक्टूबर 2022 के बीच विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी के बर्लिन में किया गया। यह इस सम्मेलन की सह मेज़बानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई। इस साल का शिखर सम्मेलन महामारी संधि, पोलियो उन्मूलन, डिजिटल स्वास्थ्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर ध्यान केंद्रित करना था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थापित होने वाला रानीपुर टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित आपका किया गया है चित्रकूट जिले में। कहाँ पे? चित्रकूट में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है। तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है जियोर्जिया मेलोनी। ठीक है, जियोर्जिया मेलोनी को इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया। यह ब्रदर्स ऑफ इटली की पार्टी नेता है। ठीक है, और ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी को दक्षिणपंथी राजनीतिक दल माना जाता है। इस चुनाव में मेलोनी की पार्टी को 26% मत प्राप्त हुए। मेलोनी ने 2012 में इस दल में स्थान प्राप्त किया था और 2014 में इसकी अध्यक्ष बनी थी। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 मनाया गया। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो है मनाया गया आपका 4 से 10 अक्टूबर। ठीक है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 4 से 10 अक्टूबर के बीच दुनिया भर में मनाया गया। इस वर्ष के लिए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की थीम थी अंतरिक्ष और स्थिरता। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में जारी मानव विकास रिपोर्ट में स्थान है। तो मानव विकास रिपोर्ट में स्थान है 132वां। कौन सा? 132वां मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक 2021-22 में भारत का 132वां स्थान है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है वर्ष 2020 में भारत की रैंक 131वीं थी। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 की थीम अनिश्चित समय, अस्थिर जीवन, एक बदलती दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, शंघाई सहयोग सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था समरकंद में। कहाँ पे? समरकंद में। ठीक, शंघाई शिखर सम्मेलन या सीओ की बैठक का आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा की गई। यह जो है भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे 150 प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।